हेलो स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं साइंस विषय के अंतर्गत कुछ मुख्य पॉइंट, जैसे कि बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है। ठीक है, तो बाष्पीकरण यानी पानी का बाष्प बनके लगातार उत्सर्जित होना या निकलते रहना। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया दिन रात होती रहती है। जहाँ पानी है या पानी के स्रोत हैं या नमी है, तो वहाँ से बाष्पीकरण की क्रिया दिन रात होती रहती है। रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तापमान में गिरावट रहती है, नमी रहती है, तो इसलिए रात्रि में बाष्पीकरण की क्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है। लेकिन दिन के समय जब तापमान अधिक होता है तो उस समय बाष्पीकरण जो है वो लगातार होता है और तीव्र गति से होता है। इसके आपने बहुत से प्रयोग देखे होंगे। आपने देखा होगा कि जब हम नदी या तालाब के किनारे जाते हैं तो हमको वहाँ अपने आप बहुत दूर पहले से ही हमको ठंडक अनुभव होने लगती है, यानी ठंडापन या ठंडी हवाओं का अनुभव हमको होने लगता है। कभी आप समुद्र के किनारे जाएं या नदी या तालाब या कुएं के पास जाएं तो उसके पास आसपास हमें ठंडक महसूस होती है। क्या होती है? क्योंकि इन पानी की जो जगह है, यहाँ से जो भी पानी वाष्प बनता है, जो भी पानी वाष्पित होता है, तो यहाँ का पानी वाष्पित होने के लिए ऊर्जा अपने आसपास के क्षेत्र से लेता है, यानी आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा लेते हैं। तो ऊर्जा लेने के कारण वहाँ उन स्थानों पे या आसपास के जो स्थान है वहाँ पे नमी आ जाती है। इसलिए हमने अनुभव किया है कि जब हम इन स्थानों के आसपास जाते हैं तो हमें शीतलता या ठंडापन का आभास होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि गर्मियों में या सुबह के समय जब पोछा लगाते हैं तो हमारा जो फर्श है, फर्श ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम फर्श पर या शाम के समय तेज़ धूप वाले दिनों में शाम के समय जब हम छत को पानी से धोते हैं 2-3 बार, तो उसके बाद में छत जो है कुछ ठंडी हो जाती है, उसकी गर्मी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि छत पर जो पानी डाला है तो उसका पानी का जो बाष्पीकरण होगा, तो बाष्पीकरण के लिए पानी ऊर्जा या ऊष्मा कहाँ से लेगा? वो छत से लेगा। तो इस कारण से छत में या आसपास के वातावरण में शीतलता का अनुभव होता है। और भी प्रयोग आपने देखे होंगे कि ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनको हम हथेली पर रखते हैं और वो कैसे हो जाते हैं? बाष्पित हो जाते हैं। जैसे आपने एसीटोन को देखा होगा। एसीटोन यानी जैसे हमारा नाखून पालिश को हम रिमूव करते हैं, नाखून पालिश हटाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एसीटोन जब हमारी हथेली पर रखते हैं तो उसके कुछ समय बाद में जब हम एसीटोन तो बाष्पित हो जाता है और उसके कुछ समय बाद में हमारी हथेली पर शीतलता आ जाती है, यानी हथेली ठंडी होती है। तो बच्चों, एसीटोन ने बाष्पित होने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा कहाँ से ली? हमारी हथेली से ली। तो इसलिए हमारी हथेली पर हमें शीतलता या ठंडेपन का अनुभव होता है। इसी तरह से कपूर है, नौसादर है, ठीक है, ये क्या करते हैं? नेप्थलीन है, ये बाष्पित होने के लिए ऊर्जा अपने आसपास से लेते हैं या इनको जब हम हथेली पर रखते हैं तो ये बाष्पित होते हैं। तो ये बाष्पित होने के बाद हमारी हथेली में शीतलता का अनुभव हमें होता है। तो बच्चों, बाष्पीकरण के लिए ये ऊष्मा अपने ऊर्जा या ऊष्मा अपने आसपास से लेते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए हथेली ठंडी लगती है। तो ये बाष्पीकरण की अभिक्रिया जो है दिन रात चलती रहती है और इससे आसपास बड़े जो जल के स्रोत हैं या पानी के गड्ढे हैं तो उनके आसपास हमें ठंडापन का महसूस होता है, ठंडाई हमें महसूस होती है। ठीक है, अब बच्चे दूसरा हम देख रहे हैं कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। बोलो, गर्मियों में हम मोटे कपड़े या काले कपड़े क्यों नहीं पहनते या ऊनी कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? हर मौसम का एक विशेष कपड़ा क्यों होता है? बारिश के समय आप छाता लगाते हो या ऐसे कपड़े पहनते हो कि जो जल्दी सूख जाएं, ज़्यादा मोटे ना हो। इसी तरह से शीत ऋतु यानी ठंड की ऋतु में आप मोटे कपड़े पहनते हो और जो गर्मी आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो आप सूती और पतले कपड़े और खासकर जो डार्क कलर के ना हो, यानी जो काले तो बिल्कुल ही ना हो, तो आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो बच्चों? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? इसका कारण ये है
कि सूती कपड़े क्या करते हैं कि हमारे शरीर में आसपास के तापमान से पहले तो हमारे शरीर का ही तापमान अधिक रहता है, क्योंकि आसपास का तापमान भी अधिक होता है। तो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, हवा लगने से जो पसीना आता है, तो सूती कपड़े क्या करते हैं कि हमारे शरीर का पसीना सोख लेते हैं और पसीना सोख के उसको बाहर बाष्पीकरण उसका कर देते हैं। और जो बाहर की नम हवा है, हमारे आसपास की जो नम हवा है, वो हमारे उस कपड़ों से होते हुए हमारी त्वचा को स्पर्श कराते हैं। तो बच्चों, आपने एक अनुभव ये देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु में जब हम सूती कपड़े पहनते हैं या अधिकतर वाइट कपड़े ही पहनते हैं हल्के रंगों के, तो इनसे हमें गर्मी का आभास कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें गर्मियों में सूती और पतले कपड़े ही पहनना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का जो पसीना है उसको ये बाष्पीकरण कर सकें और जो बाहर की जो हवा है वो इन कपड़ों से होते हुए हमारे शरीर को प्राप्त होती रहे। ठीक है, इसी तरह से बहुत से प्रयोग आपने देखे होंगे। जो सिनेमा हॉल है, इसके प्रयोग का मैं बता दूं तो सिनेमा हॉल की दीवारें डार्क रंग से क्यों पुती हुई होती हैं? इसलिए होती हैं कि डार्क रंग क्या करता है, ऊष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण करता है। ठीक है, तो इसलिए उसका क्या है कि जो चित्र वगैरह है या जो ऊष्मा और ऊर्जा है वो हमको क्लियर दिखाई देती है, क्योंकि आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है काला रंग। ठीक है, और आगे हम देख रहे हैं कि ठोस, द्रव और गैस में ऐसे कौन से मूलभूत अंतर हैं जिनको कि हम अलग इन तीनों में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि ठोस ऐसे पदार्थ कहलाते हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं, जिनकी आकृति और आकार निश्चित होता है, तो और जिनका आकर्षण बल, यानी जो एक दूसरे से कण चिपके हुए रहते हैं, तो वो कण बहुत ही मजबूती से एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, तो इनके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है। अगर कोई ठोस का छोटा सा भी टुकड़ा है तो बच्चों उसको हम आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं। क्यों नहीं तोड़ पाते हैं? क्योंकि उसके सभी कण बहुत ही मजबूती से चिपके हुए रहते हैं, तो उनको हम इतनी आसानी से अलग नहीं कर पाते हैं। तो मजबूत आकर्षण बल होता है। और अंतरा अणुक बल, यानी इनके जो अणु होते हैं तो अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है। दो अणुओं के बीच में या जितने भी अणुओं से मिलकर बना होता है तो उनके बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल ही नहीं होता है। इसलिए बहुत ही मजबूती से और बहुत ही पास पास ठोस पदार्थ के कण चिपके हुए रहते हैं। यही कारण है कि ठोस को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। और ठोस का आकार निश्चित होता है, आकृति और आकार उसको हम मनचाहे स्वरूप में इतनी आसानी से नहीं बदल सकते हैं। ठीक, दूसरा है द्रव। तो द्रव किसे कहते हैं? हमने ऐसे बहुत से द्रव देखे हैं, तेल देखा है, दूध देखा है, पानी देखा है। तो द्रव किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो पतले होते हैं और जो बहते हैं वो द्रव पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो द्रव पदार्थ जिनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, होता तो है लेकिन कितना होता है कि कम होता है। एक दूसरे के अणुओं को ये मजबूती से बांध के नहीं रख पाते हैं। तो यही कारण है कि आपने देखा होगा कि द्रव पदार्थ जब तक बर्तन में रहता है तब तक तो वो सुरक्षित रहता है, और जैसे ही बर्तन से बाहर हम उसको निकालते हैं या पॉलीथीन में दूध रखा हुआ, पॉलीथीन फट गई तो दूध बाहर निकलते ही पूरा बह जाता है। इसी तरह से तेल है या पानी है, पानी बर्तन में भरा हुआ है तब तक तो उसमें आयतन है, क्योंकि आकार तो पानी का निश्चित होता नहीं है। द्रव पदार्थ जो होता है उनका आयतन तो होता है, क्योंकि वो स्थान घेरते हैं। जिस बर्तन में हम भरते हैं वो भर जाता है, लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके अणुओं में ठोस आकर्षण बल नहीं होता है। तो इनमें आयतन होता है, तो जिस पदार्थ में इनको रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का रूप ले लेते हैं। तो आप देखते हो कि द्रव पदार्थ को जैसे ही ज़मीन पर आते हैं या बर्तन से बाहर गिरते हैं तो ये बह जाते हैं, क्योंकि इनमें आकर्षण बल इतना मजबूत नहीं होता है, तो ठोस से कम होता है। और इनमें आयतन होता है, यानी जिस बर्तन में भरते हैं उस बर्तन को ये भर देते हैं, चाहे बॉटल हो, चाहे गिलास हो, चाहे लोटा हो, चाहे कोई बड़ा बर्तन हो। और इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ठोस द्रव पदार्थों का आकार
निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का रूप ले लेते हैं। ठीक है। तीसरा बच्चों हम देखते हैं गैसीय पदार्थों का। तो जो सबसे हल्की होती हैं और जो स्थान अधिक घेरती हैं उनको गैसें कहा जाता है। ठीक है। गैसीय पदार्थ, तो गैसीय पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है क्योंकि हल्की होती हैं और ये स्थान बहुत अधिक घेरती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गुब्बारे हैं, गुब्बारों में गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे को आपने उठा के देखा होगा, उसमें वजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? क्योंकि गैसें तो हल्की हैं, तो इन्होंने थोड़ी सी गैस में पूरे गुब्बारे को भर दिया। इसी तरह से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे साइकिल का ट्यूब है या मोटर गाड़ियों का ट्यूब है, तो उनमें भी हवा भरी हुई होती है, तो हवा भरने से हवा में ज़्यादा वजन नहीं होता। इसी तरह से आपने तैरने के लिए देखा होगा कि कुछ लोग तैरने के लिए जो गाड़ियों के जो बड़े पहिए होते हैं उनके टायर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टायर बहुत हल्के होते हैं, तो उससे व्यक्ति जो भी उस पर बैठ के पानी में वो आसानी से क्या कर सकता है, इधर उधर हाथ पैर अच्छे से चला सकता है। क्यों? क्योंकि उसका वजन भी हल्का हो जाता है। और टायर में रहने के कारण, टायर जितना पानी में स्थान घेरता है तो व्यक्ति का और टायर का वजन हटाए गए पानी से बहुत ही कम होता है। तो यही बात है कि टायर में बैठने के बाद व्यक्ति आसानी से तैर लेता है या इधर से उधर हाथ पैर करके आगे पीछे वो हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो गैसीय पदार्थ हैं उनमें उनके कणों के बीच में आकर्षण बहुत ही कम होता है, ये स्थान अधिक घेरते हैं और ये वजन में बहुत ही हल्के होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि गैसों का इस स्वभाव होता है कि गैसें हमेशा कहाँ ऊंचाई की ओर जाती हैं, क्योंकि वो हल्की होती हैं, तो इनमें बल बहुत कम होता है और ये स्थान बहुत अधिक घेरते हैं। ठीक है। तो आपने एक और हमने इसका उदाहरण समझाया था कि रसोई गैस में जो गैस आती है तो वो गैस रूप में नहीं रहती है, वो जो सिलेंडर होते हैं तो सिलेंडर में गैस को संपीड़ित करके यानी दबा दबा के उसको संघनित करके संपीड़ित करके गैस को क्या किया जाता है, गैस को घना किया जाता है और घना करने के बाद में इसको द्रव में बदला जाता है। तो द्रव में बदले जाने से क्या होता है कि ये स्थान कम घेरती हैं। ठीक है। तो इतना तो बच्चों हमने देख लिया। अब एक बात और हमको बतानी है कि हमने बताया था कि क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं। ठीक है। तो इसका एक पानी के उदाहरण के द्वारा ही अपन समझ सकते हैं इसका। क्वथनांक क्या होता? जब कोई द्रव पदार्थ वाष्प में बदलता है, जब कोई द्रव पदार्थ द्रव से वाष्प में बदलता है, तो ये प्रक्रिया कब होती है द्रव से वाष्प में बदलने के लिए? मान लीजिए पानी को हमने बर्तन में गर्म होने के लिए रख दिया और उसका तापमान जब 100 अंश सेंटीग्रेड के लगभग पहुंच जाता है तो पानी पूरी तरह से वाष्प में बदलने लगता है। ठीक है। तो जब कोई द्रव ऐसा तापमान, जिस तापमान पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो बच्चों पानी का क्वथनांक है 100 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है। और 100 अंश सेंटीग्रेड पर पानी उबल के वाष्प में बदल जाता है। और बच्चों अगला हम देख रहे हैं गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? तो ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, जबकि ऐसा एक विशिष्ट तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदल लेता है। तो पानी 100 अंश सेंटीग्रेड पर द्रव से वाष्प में बदल जाता है, तो ये पानी का क्वथनांक कहलाता है। और दूसरा बच्चों यहाँ लिखा हुआ है गलनांक। तो गलनांक किसे कहते हैं? तो जब कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है तो वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी इसको हम कहेंगे कि एक ऐसा तापमान जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा तापमान जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। तो बच्चों इसी को हम देख रहे हैं कि जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, तो बर्फ़ के टुकड़े को जैसे हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर का तापमान 0 से नीचे होता है, तो जैसे ही हमने बर्फ़ को बाहर निकाल के रखा तो कुछ देर के बाद में हम देखते हैं कि बर्फ़ धीरे धीरे से पिघल के पानी में बदलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि कमरे का तापमान
कमरे का तापमान जितना होता है तो उस तापमान से बर्फ़ ऊष्मा लेता है और ऊष्मा लेके बर्फ़ यानी कि ठोस से द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों यहाँ देखा जाएगा तो जल का जो गलनांक होता है वह 0 सेंटीग्रेड माना जाता है। 0 सेंटीग्रेड पर जल ठोस से यानी बर्फ़ से द्रव में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये देखा। और एक बात हमने और देखी कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जिसको गर्म करने से यानी तापमान से अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, तापमान के कारण ही वह अपना आकार बदलता है यानी तापमान का प्रभाव पदार्थ पर पड़ता है। और एक और हमने देखा था कि दाब के परिवर्तन से पदार्थों की अवस्था या आकृति को बदला जा सकता है। तो दाब के परिवर्तन का उदाहरण हमने देखा था गैस सिलेंडर में, यानी गैस सिलेंडर में गैस को दबा के संपीड़ित करके द्रव में